Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो सब लोगों ने पेपर दे दिया है क्या? Yes. कैसा लगा? कैसा लगा पेपर? हेलो, बताओ डाइपोल पे बहुत सारे क्वेश्चन। क्या हुआ? सर डाइपोल के क्वेश्चंस बहुत थे। डाइपोल के क्वेश्चन ज्यादा थे। ओके, हो सकता है। मैंने तो पेपर अभी देखा नहीं है। अभी कॉपी मिलेगी शायद मुझे, तो मैं देखूंगा। और पेपर बनाने वालों ने दे दिए होंगे डाइपोल पे ज्यादा। और पूरा ही पेपर मुश्किल तो नहीं लगा होगा, है ना? नो सर। चलो ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे डाइपोल के ऊपर। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, है ना? चलो पहले एक थ्योरी का टॉपिक बाकी है। था डाइपोल में। क्या सर डाइपोल में डाउट था उसमें। क्या डाउट है, बोलो। सर उसमें मतलब चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू एंड पॉइंट्स पे, तो हम फॉर्मूला में क्यू डालते हैं कि 2q डालते हैं? क्यू ओके, नोट्स में देख लेते तो पता चल जाएगा, है ना? चलो, एक हेडिंग डाइपोल में जो बाकी है वो है फोर्स बिटवीन डाइपोल्स ऑन एक्सिस। तो मान लो कि दो डाइपोल्स हैं इस बार, और दोनों को एक दूसरे की एक्सिस पर रख दिया गया है। ठीक है, तो मैं दो डाइपोल्स बना लेता हूं। एक जैसे ये हो गया, इसे हम कह देते हैं P2, और एक डाइपोल ये हो गया हमारे पास, जिसे हम कह देते हैं P1। ओके, और मैं मान लेता हूं कि ये P1 है, ये P2 है। इस पे चार्ज मान लेते हैं -q, और पॉजिटिव वाले पे +q। ओके, बीच की डिस्टेंस वही, ये A और ये भी A। तो आप क्या कह सकते हो, P2 की वैल्यू बेसिकली कितनी है? पॉजिटिव चार्ज इनटू बीच का सेपरेशन। क्लियर है कि नहीं? अब हमें पता करना है कि P1 की वजह से P2 पे जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहली बात तो ऐसा सोच सकते हैं हम कि नेट चार्ज तो P2 पे 0 है, तो P1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा भी, उस वजह से नेट फोर्स 0 आना चाहिए। लेकिन नहीं, थोड़ा सा फोर्स देखा गया, और उसका कारण ये है कि -q जो है वो +q के कंपैरिजन में ज्यादा पास है कि नहीं? तो दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगी। अच्छा, P1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी एक्सिस पर बनाएगा वो हमेशा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूं E1, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूं E2। ठीक है, दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम ले लेते हैं R। वैल्यू लिख देते हैं E1 और E2 की। फॉर्मूला एक्सिस के ऊपर होता है 2kp/r³। तो 2kp1 बाय r³। तो -q की जो डिस्टेंस है वो है r-a का q। सिमिलरली E2 की वैल्यू में लिख दूं अगर, तो 2kp1 बाय r+a का q। क्लियर है कि नहीं? बस मुझे इतना बता दो कि -q के ऊपर इस E1 की वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट वर्ड्स होगी। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो F1 लगेगा इधर,
और F2 पॉजिटिव चार्ज पे लग जाएगा इधर। क्या आप मुझे बता सकते हो F1 बड़ा होगा या F2? F1 बड़ा सर होगा। F1 क्योंकि वो पास में है तो फील्ड आधा क्या है, पास में। स्ट्रॉन्ग है। F1 होगा बेसिकली Q इंटू E1 और F2 होगा बेसिकली Q इंटू E2। F नेट को मैं लिख सकता हूं Q इंटू E1 माइनस E2, Q को कॉमन ले लिया। ओके, तो यहां से आपको मिलेगा Q इंटू E1 की वैल्यू 2kP1 बाय R माइनस ए का क्यूब माइनस 2kP1 ऑन R प्लस ए का क्यूब। कॉमन आ जाएगा 2kP1 क्यूब और यहां बचेगा 1 अपॉन R माइनस ए का क्यूब माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का क्यूब। ये आ गया 2kP1 क्यूब, ऊपर मिल जाएगा आपको R प्लस ए का क्यूब माइनस R माइनस ए का क्यूब और नीचे ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। बोलो भाई। नो। एक सेकेंड रुकना जरा। सॉल्व कर लेते हैं। 2kP1 क्यूब ओपन करोगे अगर इसे, ये मिल जाएगा आपको R क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3RA इंटू R प्लस ए, है कि नहीं? माइनस इसे ओपन करेंगे अगर तो ये मिल जाएगा हमें R क्यूब, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस ए क्यूब और प्लस 3RA R माइनस ए और नीचे तो हमारे पास ये है ही R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। 2kP1 क्यूब, ऊपर क्या क्या बचा हमारे पास? वो एक क्यूब। बोलो। यहाँ 2a बचेगा हमारे पास 2a क्यूब 2a क्यूब 3RA प्लस 3R स्क्वायर ए प्लस 3RA स्क्वायर। 6R। एक सेकेंड, आर क्यूब तो कट गया और प्लस 3R स्क्वायर ए माइनस 3RA स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। तो 3RA स्क्वायर तो कट जाएगा ना? हाँ, कट जाएगा। तो अब देखो R बहुत ही बड़ा है A से, तो जो भी हम अजम्पशन लेते हैं वो ले लेते हैं। यहाँ पे ये गायब हो गया, ठीक है। 3RA स्क्वायर कट गया, ठीक है। 2a क्यूब, A बहुत ही छोटा है तो ये भी गायब हो गया। क्या बचेगा आपके पास? यहाँ बचेगा 2kP1 क्यूब और यहाँ हो जाएगा 6RA। कुछ गड़बड़ R की मैंने? स्क्वायर ए बचेगा ना, R स्क्वायर ए बचेगा। हाँ, उल्टा काट दिया। ये कैंसिल होगा, है ना। 6R स्क्वायर ए अपॉन R की पावर 6, है कि नहीं? यस। यहां से आपको एफ नेट की वैल्यू मिलेगी, ये देखो 2Q और A ये मिलके तो हो गए P2, तो K P1 P2 6 बाय R की पावर 4, ये होता है आपका फॉर्मूला।
6k p1 p2 बाय r की पावर 4 और फोर्स इज अट्रैक्टिव if both dipoles if both dipoles have same direction and repulsive for opposite direction. समझ आया? यस। यानी दोनों डायपोल्स अगर सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, नहीं तो वो फोर्स रिपल्सिव होगा। कोई दिक्कत? ये डेरिवेशन है, मेनली आपको फॉर्मूला याद रखना है, मेंस में पूछा जा सकता है डायरेक्टली। बोलो, कोई समस्या? तो इसी तरह से अगला है फोर्स बिटवीन डायपोल्स विथ 1 ऑन बाइसेक्टर। तो अब एक डायपोल के बाइसेक्टर पर दूसरा डायपोल अगर लाई करे तो फिर नेट फोर्स कितना आएगा? यानी एक डायपोल हो गया आपके पास ये, इसका बना लेते हैं बाइसेक्टर। ठीक है ना? और उसके ऊपर रख दो दूसरा डायपोल। तो ये है आपका P1, ये है आपका P2, ये हो गया आपका प्लस Q, ये है माइनस Q, ये सेंटर A और ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लेते हैं R। ठीक है, जरा निकाल के बताओ आप खुद से, क्या फोर्स आएगा P2 के ऊपर ड्यू टू P1? इनका हो जाए चैट में डन लिख देना भाई।
हो गया सर। ओके चलो देखो, तो वही करना है आपको बस। फील्ड, सबसे पहली बात तो फील्ड जो होती है बाइसेक्टर पर वो ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट होती है। तो यहाँ फील्ड होगी कुछ E1 और यहाँ फील्ड होगी कुछ E2। इनकी वजह से फोर्सेस लगेंगे, यहाँ लग जाएगा कुछ F1 सॉरी F2 और यहाँ लग जाएगा हमारे पास F1। वैल्यूज लिख देता हूं मैं। E1 की वैल्यू ये हो जाएगी K P1 बाय R माइनस ए का क्यूब और E2 ये हो जाएगी K P2 बाय R प्लस ए का क्यूब। फिर से F1 की वैल्यू ये Q इंटू E1 और F2 की वैल्यू ये Q इंटू E2। F नेट लिख सकते हैं हम, ये सिंपली हमें मिल जाएगा F1 माइनस F2, यानी F नेट ये हो जाएगा Q इंटू E1 माइनस E2, यानी K P1 बाय R माइनस ए का क्यूब और माइनस K P1 बाय R प्लस ए का क्यूब। फिर से वही सेम चीज आ रही है, K P1 को बाहर निकाल दो, सेम डेरिवेशन K P1 इंटू Q, अंदर बचेगा R प्लस ए का क्यूब माइनस R माइनस ए का क्यूब अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। अजम्पशन पुट करेंगे, उसको वापस से सॉल्व करेंगे। फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3K P1 P2 बाय R की पावर 4। तो उससे आधा फोर्स जो है लग रहा होता है बाइसेक्टर पर। सर हाँ E1 और E2 की डायरेक्शन वापस समझाओ ना। E1 और E2 की डायरेक्शन आपको याद करनी थी बेटा। P1 की एक्सिस पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी P1 की वजह से, बताओ। याद किया है आपने, नोट्स पढ़े? अगर नोट्स पढ़े होंगे तो वहां मैंने लिखा है लैंग्वेज में, ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग डाइपोल मोमेंट। तो P1 डाइपोल मोमेंट जो है वो राइट की तरफ है, दिख रहा है आपको? तो इसकी एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते तो फील्ड आती राइट की तरफ, पर इसके बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लोगे तो फील्ड ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट आती है, यानी कि लेफ्ट की तरफ। डिराइव किया है हमने, इसलिए मैंने कहा एक फॉर्मूला कॉपी बनानी ही है। तो जहां आपने ये फॉर्मूला लिखा होता KP बाय आर क्यूब, उसकी साइड में लिखना भी चाहिए था डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। समझ आया? कोई दिक्कत? क्लियर? यस। चलो आगे एक चीज और, जो है फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ डाइपोल in uniform electric field। ठीक है, तो मान लो किसी रीजन के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। मान लो इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है किसी रीजन के अंदर E, और हम अपने डाइपोल को रख देते हैं इसी के अंदर लाकर,
कुछ इस तरह से आपने एक डायपोल रख दिया P, तो उसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्या आप मुझे बता सकते हो? जीरो सर। क्लियर है कि सबको जीरो होगी? क्यों जीरो होगी बता सकता है कोई? क्योंकि देख सर क्योंकि चार्ज उसकी साइन। बिल्कुल, यहाँ है माइनस क्यू और यहाँ है प्लस क्यू। अब E तो दोनों जगह पे क्या है, सेम। तो एक फोर्स लगेगा लेफ्ट में जो कि होगा Q इंटू ई, और एक फोर्स लगेगा राइट में जो कि होगा Q इंटू ई। तो F नेट तो आपके पास कितना आ गया, 0। अच्छा, अगर मैंने डायपोल को अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ना रखा होता और मैंने अपने डायपोल को कुछ इस तरह रख दिया होता, तो अब हमारे डायपोल के ऊपर नेट फोर्स 0 होता या नॉन जीरो होता? नॉन जीरो। नॉन सर जीरो। जीरो ही होता। हाँ, तो ये मेरा पूछने का तरीका होता है ताकि आप गलत जवाब दो। 0 ही होगा अभी भी। अरे क्या बदला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो अभी भी यहाँ पे Q इंटू ई आएगा और यहाँ पे आएगा Q इंटू ई। एफ नेट तो भाई अभी भी क्या है, बोलो, 0। यानी आपको याद रखना है नेट फोर्स ऑन एनी इलेक्ट्रिक डायपोल placed in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। कोई दिक्कत इसके अंदर ये समझने में? बढ़िया। अगली चीज पे ध्यान देते हैं जो कि है टॉर्क। ठीक है ना, ये था फोर्स। तो टॉर्क के लिए सर थोड़ा सा ऊपर का। क्या हो गया, कौन है ये, थोड़ा सा ऊपर करो वाले भाई साहब, किसको चाहिए? सर आदित्य। हाँ, क्या हो गया भाई, छाप रहे हो? कॉपी करने पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जब नोट्स बाद में मिल जाते हैं सिर्फ इस आलस के लिए कि आपको दोबारा नोट्स ना पढ़ने पड़े, अभी छापते रहते हो। एक चीज नोट डाउन करनी थी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0 होता है। उसके लिए ऊपर करो, नीचे करो, पता नहीं क्या क्या करो, कॉपी करते रहोगे। हो तो जाएगा ही, सबसे हो जाएगा। टॉर्क की बात कर रहे थे, तो टॉर्क मान लो कि इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर दी गई है ना, और हम क्या करते हैं, एक डायपोल को उसके अंदर लाके प्लेस कर देते हैं। मान लो कि ये डायपोल मैंने रख दिया इस तरह से, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा है थीटा। तो अब आप जानते हो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है Q और यहाँ पे आपका एक नेगेटिव चार्ज है -Q, और जो फोर्सेस लग रहे हैं वो भी हमने ड्रॉ कर लिए थे। यहाँ पे फोर्स लग रहा है Q इंटू ई, और यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है लेफ्ट में Q इंटू ई। तो नेट फोर्स 0 है, पर क्या नेट टॉर्क 0 आएगा सेंटर के अबाउट? नहीं। नो सर। ठीक है, नेट फोर्स 0 होना इस बात की गारंटी नहीं होता कि नेट टॉर्क 0 होगा। सिमिलरली नेट टॉर्क 0 होना इस बात की गारंटी नहीं होती कि नेट फोर्स 0 होगा। तो यहां अगर मैं टॉर्क की कैलकुलेशन करूं अबाउट O, तो टॉर्क आपको कितना मिलेगा? टॉर्क आप देख सकते हो R क्रॉस F। तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स से O पॉइंट की, यानी कि A साइन थीटा। तो मैं कहूंगा Q इंटू ई इंटू A साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, R क्रॉस F इंटू द प्लेन, प्लस नीचे वाले के लिए
ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही सेम चीज, ये थीटा है तो ये भी थीटा, वो आ जाएगी Q इंटू ई इंटू ए साइन थीटा, और राइट हैंड रूल से डायरेक्शन अगर निकालोगे तो वो भी आ जाएगी इंटू द प्लेन। तो नेट टॉर्क आपको मिलता है 2 इंटू क्यू इंटू ई ए साइन थीटा। इसे मैं लिख देता हूं Q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। हमें पता है P की वैल्यू है Q इंटू 2a, तो ये हमें मिला P इंटू ई इंटू साइन थीटा। दो फंक्शन का रिलेशन साइन थीटा से अगर आ रहा है और दोनों वेक्टर हैं तो हम जानते हैं कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आ जाता है P क्रॉस E, यानी टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल is P cross E, where theta is angle between P and E। कोई डाउट किसी को? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स डाइपोल के ऊपर होता है 0, लेकिन नेट टॉर्क इसकी वैल्यू होती है P क्रॉस E। कोई दिक्कत किसी को? नो। फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा को अगर मैं 0 कर दूं तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। समझ आया? सिमिलरली फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो क्या दोनों सेम चीज है या दोनों में कुछ डिफरेंस है? दोनों क्या है? पहली बात तो पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम पर अब आपने बचपन में पढ़ा था इक्विलिब्रियम भी कितने प्रकार के होते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। याद आ रहा है कि नहीं? तो थीटा को 0 रखा जाए यानी E इस तरह, और डाइपोल को उसके अलाइन कर दिया जाए इस तरह, और इसमें ऑपोजिट रखा जाए P, तो दोनों पे नेट फोर्स 0 है, दोनों पे नेट टॉर्क भी 0 है, लेकिन स्लाइटली अगर मैं रोटेट करूं तो क्या होगा? बता सकते हो? सर ऐसा पहला वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल, आप सोच के देख सकते हो, डाइपोल खुद को अलाइन करना चाह रहा है किसके अलोंग? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये होता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ आया? तो याद रखना कि डाइपोल रोटेट करने वाला स्टेटमेंट always tries to align itself along the electric field। the electric field, आपका डाइपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद को अलाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। बात ये थी थीटा 0 और थीटा 180 पर इक्विलिब्रियम तो आ गया, लेकिन अगर आपने थीटा 0 से हल्का सा रोटेट किया तो फोर्स इस तरह से लगता है कि वो वापस से 0 पर आ जाता है। लेकिन थीटा 180 पर अगर आपने हल्का सा रोटेट किया तो डाइपोल पूरा घूम के खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग अलाइन कर लेगा। समझ आया? यस। क्लियर है? कोई दिक्कत? सब नोट डाउन कर लिया? क्योंकि क्वेश्चन करना है अब। किसी का कॉपी करना कुछ रह गया है तो बता दो, बैठे मत रहना फालतू। चलो, हो गया मतलब। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग सोचने लग जाते हैं थीटा 90 डिग्री जो है वो आपका क्या कहते हैं उसे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है।
तो थीटा 90 पे क्या होगा? सर रोटेट करेगा। थीटा 90 डिग्री पे क्या होगा? वो तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, उसमें फोर्स जीरो ही नहीं आएगा, है कि नहीं? याद रखना थीटा 90 डिग्री को इक्विलिब्रियम ही नहीं होता, ये नहीं कि न्यूट्रल बोल दो उसे। चलो तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल with charges q and minus q at a separation L is placed in uniform electric field E naught at an angle of 30 degree with its direction. Mass of each charge is m. Okay. As soon as the dipole is released, find its angular acceleration. उसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है अल्फा। हो गया सर। हाँ क्या आंसर आया? E naught Q by M सर 2q Q E E naught naught by 2m. ओके देख लेते हैं। सबसे पहले तो टॉर्क निकाल लो।
जो हो जाएगा पीई साइन थीटा। तो डायपोल मोमेंट तो है Q इंटू एल, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और थीटा है 30 डिग्री, यानी कि क्यू एल ई नॉट बाई 2, ये आ गया टॉर्क। आपका डायपोल इस तरह से रखा हुआ है, इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है, सेंटर के अबाउट घूमेगा, ये डिस्टेंस होगी एल बाई 2 और ये डिस्टेंस भी है एल बाई 2। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालेंगे आए तो वो ml आएगा square 2 by टाइम्स एम एल बाई 2 का स्क्वायर, दोनों एल बाई 2 डिस्टेंस पर है, तो एम एल स्क्वायर बाई 2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा हमको पता है, टॉर्क हो गया क्यू एल ई नॉट बाई 2 इज इक्वल टू आई एम एल स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। एल्फा की वैल्यू यहां से मिलेगी क्यू ई नॉट बाय एम एल। समझ आया? yes क्या गलती की थी? जिन लोगों ने कुछ ना कुछ गलती तो की, मुझे 2 सुनाई दे रहा था कुछ आंसर में, बोलो। बीच की डिस्टेंस 2l ले ली होगी या तो, है ना? तो गलती मत करो, सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट इसके अंदर? सर कैलकुलेशन ओके कोई बात नहीं, चलो कैलकुलेशन तो सुधारनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, अ डायपोल मोमेंट या अ डायपोल containing charges q and minus q, each of mass m, at a separation L, is in stable equilibrium in uniform electric field E naught if the dipole is slightly rotated and released find time period of oscillation। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, हल्का सा हमने उसको रोटेट करके छोड़ दिया है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा?
सर 2 पाई अंडर रूट m डिवाइड बाई QE। ओके बढ़िया, देखते हैं अभी। सर 2 पाई रूट ml by 2 EQ। सर 2 पाई ml by q। चलो देख लेते हैं। तो मान लो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट और डायपोल रखा गया है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। हम उसे स्लाइटली रोटेट कर देते हैं थीटा एंगल से। तो आपका जो टॉर्क आएगा वो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना आ जाएगा? तो टॉर्क हमें पता है ये आ जाता है PE साइन थीटा, और थीटा इज स्मॉल, तो थीटा स्मॉल है तो क्या हो जाता है साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो टॉर्क मैं कह सकता हूं डायपोल मोमेंट Q इंटू एल इंटू ई नॉट इंटू थीटा। अब एंगुलर एसएचएम में टॉर्क को इक्वेट करते हो आप सी थीटा से, सी जहां कहलाता है रीस्टोरिंग कांस्टेंट। तो मैं अगर करूं तो क्यू एल इंटू ई नॉट इंटू थीटा ये होना चाहिए सी थीटा। यहां से रीस्टोरिंग कांस्टेंट मिल गया क्यू एल ई नॉट। अब टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी, तो 2 पाई अंडर रूट आई हमें चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही, इसका मास m है, इसका भी मास m है, ये डिस्टेंसेस l बाय 2 है। तो आप क्या कह दोगे 2 टाइम्स m l बाय 2 का स्क्वायर, यानी ml स्क्वायर बाय 2। तो I हो गया ml स्क्वायर बाय 2 इंटू क्यू एल ई नॉट। यही आया था। यस सर। बढ़िया। तो डायपोल पे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें कि टॉर्क का अगर यूज करना है तो कोई या तो टाइम पीरियड पूछ लेगा आपसे, डेटा थोड़ा सा बदल के। ओके, कोई डाउट किसी को? नहीं? चलो, नो। तो मैंने कहा था कि कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे हम, है ना। अरे तो शायद अपने माउस का सेंटर वाला बटन है। वो दबा रहा हूँ मैं, वो पता नहीं काम नहीं कर रहा, क्या है, व्हील दबाने से कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ कलेश चलता ही रहता है। अरे सही हो जा भाई।
सर माउस को डिस्कनेक्ट करके क्या करें? कर दिया वो भी, टच पैड से करके देख रहा हूँ। वन नोट ही हटा के देखता हूँ। ओके चलो, तो एक हमारे पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो इससे पहले जो हमने लिया था वो कैसा लिया था? यूनिफॉर्म लिया था, ठीक है ना। पर क्या हो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाए? ठीक है, ये इसका सेंटर, रेडियस है r, और ये कोई डिस्टेंस है सेंटर से x। तो चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसकी जो चार्ज डेंसिटी आपको दे दी गई है रो, वो दी गई है रो नॉट इंटू एक्स। यानी जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते हो वैसे वैसे चार्ज ज्यादा है। तो आपको बतानी है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x फॉर x लेस देन r, x इक्वल टू r एंड x ग्रेटर देन r। तीनों केसेस के लिए बनाना है, ठीक है ना। या एक सेकेंड रुको, इसे रो नॉट बाय एक्स कर लो। ठीक है। ऑल्सो प्लॉट द कर्व, ऑल्सो प्लॉट E वर्सेस x कर्व। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो सभी लोग। हिंट में दे सकता हूं, गॉस लॉ से करना है और कुछ नहीं है। Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। जो भी आप गॉसियन सरफेस बनाओ उसके अंदर कितना चार्ज है ये पता करो।
रो नॉट एक्स बाय 9 करेंगे। ओके, देखते हैं, अभी सबको करने दो, 2-3 मिनट का टाइम और दे रहा हूं मैं। चलो ओके, क्या क्या आंसर आया है बताओ। Sir, X is greater टू than एक्स एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो देखो, पहले तो आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है x डिस्टेंस पर। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करूंगा x रेडियस की। ये तो क्लियर है सबको, इसमें yes. तो डाउट नहीं है किसी को। ये मैंने गॉसियन सरफेस इमेजिन की x रेडियस की। ठीक, अब होता क्या था, आप लिखते हो गॉस लॉ। पहला हम कर रहे हैं व्हेन x इज लेस देन r, लिखोगे साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस, ये होना चाहिए क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। E तो कांस्टेंट आ गया बाहर, ds 4 पाई एक्स स्क्वायर, जो गॉसियन सरफेस एरिया कट हो रहा है। क्यू इन मेन चीज है। तो जब यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी थी, तब तो मैंने अंदर के चार्ज के लिए सीधे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दिया था, पर यहां क्या मैं डायरेक्टली डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर सकता हूं? नहीं, No. हर जगह पे डेंसिटी ही अलग है। तो इस ब्लू सर्कल के अंदर, इस ब्लू स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, ये कैसे पता करेंगे? Sir, R distance पे dr सर पे इसके आर डिस्टेंस पे जाके dr थिकनेस का एक हॉलो स्फीयर कंसीडर करेंगे। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, इसे रिंग समझने लगते हैं, पर ये हॉलो स्फीयर है, ये मत भूलना। ठीक है, तो उस पे जो dq आप लिखोगे वो हो जाएगा डेंसिटी इनटू उसकी वॉल्यूम। हॉलो 4 pi स्फीयर जो r एलिमेंट square. मैंने लिया है, हॉलो स्फीयर, तो सरफेस एरिया इंटू डी आर ले लेंगे। बिल्कुल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस डी आर। तो डी क्यू वैल्यू अगर पुट कर दें डेंसिटी की, तो वो हो जाएगा रो नॉट बाय डिस्टेंस है सेंटर से आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। समझ आया? डी क्यू आपको यहां से मिला रो नॉट 4 पाई आर डी आर। तो
तो क्यू इन निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, कहां से कहां तक, 0 से लेके x तक, क्योंकि आपको सिर्फ x तक का चाहिए कितना चार्ज अंदर है। ये इंटीग्रेशन में आ जाएगा 4 पाई रो नॉट इंटू आर डी आर फ्रॉम 0 टू x। समझ आया? क्या आ जाएगी वैल्यू, 4 पाई रो नॉट तो बाहर है, r का इंटीग्रेशन r स्क्वायर बाय 2 यानी कि x स्क्वायर बाय 2। तो क्यू इन हमें जो मिला वो मिला 2 पाई रो नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। इसे उठा के रख देते हैं 1 के अंदर, आपको मिलेगा e इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन, यानी कि 2 पाई रो नॉट एक्स स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। e की वैल्यू आपको मिल जाएगी रो नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं, जो कि कैसी आ गई, कांस्टेंट। कोई दिक्कत? नो बोलो भाई। अच्छा, सरफेस के लिए चाहिए तो क्या कर देंगे, x इज इक्वल टू आर पर x की वैल्यू r रख दो, तो वो तो कांस्टेंट ही आ गई है, तो e तो सेम ही आ जाएगा रो नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो तो x से इंडिपेंडेंट आई है। अच्छा, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए क्या किया जाएगा, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए आप क्या करोगे, गॉसियन सरफेस बड़ा वाला लोगे, है कि नहीं। ये देखो, ये मान लो मैंने गॉसियन सरफेस लिया बाहर वाला, यही मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तीसरा वाला, और लॉजिकल भी है। फॉर x ग्रेटर देन r, लॉ वही लिखा जाएगा, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, E बाहर, डी एस 4 पाई एक्स स्क्वायर, x बड़ी रेडियस मानी है। पर क्यू इन निकालते समय इंटीग्रेशन जो डी क्यू का करूंगा मैं, क्या अब मैं वो 0 से x तक करूंगा, कैपिटल आर तक। बोलो भाई, क्या अब 0 से x तक इंटीग्रेशन किया जाएगा, नहीं, नहीं, चार्ज तो सिर्फ r तक ही है ना, चार्ज तो सिर्फ r तक ही है। तो ये आपको मिलेगा कितना, 2 पाई रो नॉट r स्क्वायर। समझ आया, 2 पाई रो नॉट r स्क्वायर, ये हमें चार्ज इन मिलेगा, जो मैं यहां पुट कर देता हूं बाय एप्सिलॉन नॉट, और E की वैल्यू आपको मिलेगी रो नॉट r स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। समझ आया, यानी कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो बाहर के पॉइंट्स के लिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, पर अंदर के पॉइंट्स के लिए कैसा, कांस्टेंट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ये हो गया x, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये O, ये R, तो सरफेस तक तो इसकी वैल्यू फिक्स है, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, जहां ये वैल्यू है आपकी रो नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे समझ आया क्या, है ना? Yes. अच्छा क्वेश्चन। तो मेन चीज बस क्यू इन निकालने के ऊपर थी, अगर आप सही से अंदर का चार्ज निकाल सकते हो तो इसका आंसर आ जाएगा। सर हाँ बोलो। सर, लेकिन जब x ग्रेटर देन r होगा तो q इन वो पूरा q नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा एंक्लोज्ड है ना बड़े स्फीयर के अंदर, वो मुझे तो पूरा चार्ज ही होगा, पर पूरा चार्ज कितना है हमें पता ही नहीं है ना, कैसे निकालोगे पूरा चार्ज, आपको दिया गया है क्या पूरा चार्ज? यस सर, नो, ओके सर, आपको इंटीग्रेशन के अलावा और कोई चारा ही नहीं है पूरा चार्ज निकालने का। ओके सर। बोलो, किसी को कोई डाउट? नहीं सर। क्लियर है? Yes. हाँ सर।
चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अ वेरी थिन sheet with dimensions as shown is placed near an electron. Find the net force on the electron and its direction. ठीक है, तो एक शीट है हमारे पास इस तरह से, जो कि इनफाइनाइट है, साइड से इनफाइनाइट नहीं है बस। चार्ज डेंसिटी इसकी दी गई है सिग्मा, और विड्थ है इसकी b। यहां एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है एट अ डिस्टेंस a। ठीक, बताओ। अच्छा, शीट समझ आ रही है ना? शीट इसी प्लेन के अंदर है, कंफ्यूज मत होना। ये वैसी इनफाइनाइट शीट नहीं है, ये इसी प्लेन के अंदर रखी हुई है, इसकी कोई थिकनेस नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं तो कुछ लोग सोचे कि वो जैसा मैंने डेरिवेशन के टाइम पे शीट ली थी उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन था, वैसा कुछ नहीं है। ये इसी के प्लेन में इलेक्ट्रॉन है और इसी के प्लेन में ये शीट रखी गई है।
सर 2k सिग्मा बाय v ln b बाय a। ओके, लग तो सही रहा है एकदम। और लोग? चलो देखो, तो क्या करना होगा, बात यह है कि हर एक पॉइंट की डिस्टेंस अलग है इलेक्ट्रॉन से, तो हमें डिस्टेंस फिक्स करके एक एलिमेंट चूज करना जरूरी है। तो हम यहां से x डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस की एक स्ट्रिप कंसिडर करते हैं। समझ आया? इस पे जो चार्ज होगा dq, उसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा dx। अब ये जो स्ट्रिप है, क्या ये एक इनफाइनाइट वायर जैसा काम कर रही है? यस सर। तो Yes. एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 2k लैम्डा बाय r। 2k लैम्डा इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे, बाय r, जो कि डिस्टेंस कितनी है x। अब बस लैम्डा आपको चाहिए, लैम्डा यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो आप देख सकते हो इस वायर के ऊपर टोटल चार्ज तो कितना आने वाला है, इनफाइनाइट ही आने वाला है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा? सो सिग्मा dx। सिग्मा dx। इस वायर के ऊपर जो चार्ज आएगा सिग्मा इंटू dx, वो आपको क्या मिल जाएगा, पर यूनिट लेंथ। बात समझ आ रही है? टोटल चार्ज अगर हम लिखते हैं, मैंने यूनिट लेंथ का ही चार्ज लिखा है क्योंकि आप तो एरिया से लिखते हैं ना मल्टीप्लाई, तो इंटू 1 मल्टीप्लाई किया गया है यूनिट लेंथ पहले ही। तो मैं क्या कर दूंगा, इसी को 2 के सिग्मा dx बाय x इंटीग्रेट करना है। पहली स्ट्रिप का डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन से जो होगा वो होगा a, और आखिरी स्ट्रिप जो आप लोगे उसका डिस्टेंस होगा a प्लस b। इंटीग्रेट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड 2k सिग्मा बाहर आ गया, ln x आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू a प्लस b, और e की वैल्यू आपको मिलेगी 2 E की वैल्यू मिलेगी 2k सिग्मा ln a प्लस b बाय a। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा E इंटू ई, यानी फोर्स की वैल्यू आती है 2 फोर्स की वैल्यू आती है 2k सिग्मा E ln a प्लस b बाय a। और किस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, तो टुवर्ड्स शीट। क्लियर हुआ क्या? किसी भी पार्ट में डाउट किसी को? चार्ज पर यूनिट लेंथ कैसे लिखा है ये समझ आया? थिकनेस dx, लेंथ 1 मीटर, और थिकनेस dx इंटू सिग्मा से पर यूनिट लेंथ चार्ज आ गया वायर के ऊपर। बोलो भाई, कोई डाउट किसी को? क्लियर है? No, sir. चलो, तो होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है ना, जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर। तो चार्ज सिर्फ इसकी सरफेस पर ही होगा। ये हो गई इसकी एक्सिस, रेडियस है r।
ओके, तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पहला x लेस देन r, कोई पॉइंट अगर ले लें, दूसरा x ग्रेटर देन r, जहां x इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। ठीक है ना? इस बार हमारे पास सॉलिड यूनिफॉर्म सिलेंडर है, जिसकी चार्ज डेंसिटी रो है, रेडियस r है। वही बताना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट x लेस देन r और दूसरा x ग्रेटर देन r। क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये भी इनफाइनाइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन घर पे ट्राई करना, वही गॉस लॉ से ही सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। चल एंड करते हैं आज यहीं पे। बाय, थैंक यू। Bye. Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू।